हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और दिन के 12 बजे आपको मंडे टू थर्सडे एक प्रोग्राम मिलता है जिसका नाम है एनवायरमेंट इन इकोलॉजी, यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी पे ये सीरीज कवर की जाती है। और इस सीरीज में हम लगभग 68 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज 69वें सत्र में है, हम 69th सेशन है और इसमें हमने प्रदूषण वाला जो चैप्टर शुरू किया था उसी को आगे हम बढ़ाएंगे, जिसमें हम वायु प्रदूषण पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 69 को, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है। तो हम पढ़ने वाले हैं जल प्रदूषण के बारे में। हम जल प्रदूषण को कवर करेंगे, यानी वाटर पोल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे कि भाई वाटर पोल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से ये प्रभावित करता है। इसके लिए एक एक्ट भी आया था 1974 में, उस पर भी नजर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी इस लेक्चर की। तो पीडीएफ आपको हमेशा कहाँ से मिल जाती है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप दिया है, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी कोई इश्यूज आते हैं तो मेरी मेल आईडी है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी तरह की डाउट्स आते हैं तो वो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2024 के लिए जो स्टूडेंट प्रीलिम्स का पेपर देने वाले हैं और प्रीलिम्स के लिए आपकी तैयारी किसी भी स्तर पर हो और आप रिवीजन करना चाहते हैं, क्वेश्चंस डेली सॉल्व करना चाहते हैं, एक होलिस्टिक वे में पूरा कवरेज करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो SIP बैच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बैच में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फीस 7,499 रुपये है। ये लाइव सेशन बैच है, इसमें लाइव सेशंस मिलेंगे आपको और इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं। पॉलिटी की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है, ज्योग्राफी की क्लास है, इकोनॉमी को भी बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जैसे बजट के लिए आपको अलग से क्लासेस मिलेंगी, इकोनॉमिक सर्वे पे क्लासेस हैं, जैसे मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैपिंग पे क्वेश्चंस, मैपिंग पे अलग से सेशंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको मिलेंगी और रोजाना आपको टेस्ट भी लगाने होंगे। लगभग 5,000 से ज्यादा क्वेश्चंस के सेट्स भी आपको इससे मिल जाएंगे। तो अगर आप SIP एनरोल करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज एनरोल करने की जरूरत नहीं है। जिनको लगता है कि उन्हें सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। उसमें भी बहुत 100 से प्लस टेस्ट हैं, सी सेट के भी टेस्ट उसमें मिल जाएंगे। इसमें सी सेट कोर्स आपको एनरोल मिलेगा SIP के अंतर्गत भी, तो एक शानदार सा रिवीजन कोर्स है जो आपका भी मई में पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो वैसे तो 9 दिसंबर से ओरिएंटेशन क्लासेस हो चुकी हैं चालू, बाकी पेड क्लासेस में भी आपको लगभग 1-2 क्लासेस का ही अभी नुकसान होगा। तो अगर किसी को ऐसा अभी कंफ्यूजन स्टेट में है कि अभी करना है, नेक्स्ट ईयर करना है, अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपकी थोड़ी बहुत भी समझ विकसित है, 20 से 30% भी आपको जीएस के बारे में नॉलेज है, तो बैच को एनरोल करिए, फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा पर्यावरण पारिस्थितिकी मैं कवर करा चुका हूं, जैव विविधता भी कंप्लीट हो गया है। हमारा प्रदूषण चल रहा था, तो प्रदूषण में हमने वायु प्रदूषण को चर्चा कर ली। आज हमारा जो विषय है वो जल प्रदूषण के बारे में है, तो जल प्रदूषण को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें वैश्विक तापन, ओजोन क्षरण, संगठन, सम्मेलन, सतत विकास, कानून और नीतियां, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो हम जो अब पढ़ेंगे वो प्रदूषण के जल वाले स्तर को यहां पर देखेंगे। तो भाई देखते हैं क्या होता है। तो प्रदूषण को चालू कर रहे हैं और इसमें हम विशेष तौर पर किसकी बात कर रहे हैं, जल प्रदूषण की। अब वही दिमाग में आएगा कि भाई जल प्रदूषण क्या है। तो जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण एक ऐसी श्रेणी है जिसमें किसी भी तरीके से भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से जल के संगठन को दूषित करे, जो जीव जंतु के लिए क्या हो जाए, हानिकारक हो, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहां पर सीधे तौर पर देखते हैं तो हमने ये क्या बात करी, किसी भी तरीके से कोई भौतिक प्रदूषक है, जो भौतिक रूप से कोई प्रदूषक है वो जल में जाकर मिल जाए, कोई रसायन, कोई केमिकल जो है वो जल में मिल जाए, कोई जैविक रूप यानी कोई ऑर्गेनिक पदार्थ भी किसमें मिल जाए, जल में मिल जाए, और जल में मिलने के बाद उसके संगठन
में तब्दील कर दे, संगठन को बदल दे और कैसा कर दे, दूषित कर दे, और वो दूषित होने के बाद किसके लिए हानिकारक हो, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहेंगे। तो जल प्रदूषण भाई अलग अलग चीजों से होते हैं, इनके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। अब देखा जाए तो जल स्वच्छ शुद्ध अवस्था में तो क्या है, H2O है। अब इस H2O में कोई भी रसायन आकर मिल जाए, कोई भी भौतिक कारक आकर मिल जाए, अब मान लिया जाए इस जल में DDT की मात्रा बढ़ने लगे, इस जल के अंतर्गत कोई रसायन आकर मिलने लगे, जैसे MIC का नाम आपने सुना होगा, जिसको कहते थे मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है MIC, रिएक्शन जब करती थी जल के साथ संपर्क में ही आने पर ये फैलना चालू होती थी। तो जल में कई रसायन जाकर और ज्यादा उग्र हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी का ही स्वरूप बना। भोपाल के अंतर्गत 2-3 दिसंबर की रात को एक बहुत ज्यादा एक भयानक घटना हुई जिसने पूरे विश्व भर को हिलाया। वहां पर भी जल की भूमिका थी, यानी जल में कोई रसायन चले जाए, कोई जैविक कारक चला जाए, और वो कारक, वो एजेंट क्या कर दे, जल की जो शुद्धता है उसको समाप्त कर दे, और समाप्त करने के बाद वो जल जो है वो कैसा ना रहे, वो किसी भी जीव जंतु के लिए, पादप समुदाय के लिए उचित ना रहे उसके लिए। क्योंकि देखो अगर हम बात करें जितने जीव जंतु हैं, अगर हम मानव की भी बात कर लें जीव जंतुओं में, तो मानव के भी शरीर में क्या है, 70% तो जल है। और अगर यहां दूषित जल जाएगा तो हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगर हमें जल की तो आवश्यकता है, जल तो हमें चाहिए किसी भी रूप में। आप कोई भी भोजन करते हैं, उन भोजन के अंतर्गत जल की मात्रा होती ही होती है। आप कहेंगे नहीं सर, हम तो सूखा खाना खाते हैं, हम तो खाने के बाद जल पीते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो भी चीजें खाते हैं उनमें जल का प्रयोग ना होता हो। आप कोई भी वस्तु उठाकर देख लें, उनमें जल का बहुत बड़ी भूमिका है। आप कहें सर हम फल खाते हैं, अब फल खाने में, फल में भी जल की मात्रा है, क्योंकि वो फल जिस पेड़ से उगा है उसको भी तो जल की आवश्यकता हुई थी। आप जो अनाज खा रहे हैं वो भी जल से ही सृजित हुआ है। कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चीजों से कर रहा है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उसको जल भी चाहिए, तभी तो जाकर वो अपनी प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। तो यानी वहां पर भी जल की आवश्यकता हो गई। और कहां जल की आवश्यकता, कोई कहे कि सर हम सूखी चीजें खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, तो रोटी में तो जल नहीं होता। भाई जब आटा गूंदा जाता है तो आपने देखा होगा उसमें पानी मिलाया जाता है, बिना पानी के काम ही नहीं बन सकता। आप सूखा आटा कैसे खाओगे? अगर हम बात करें कि आपने पापड़ ही खाया हो, तो पापड़ को बनाने में जो माइक्रोवेव की पीछे जो साइंस काम करता है, किसी ने भी अगर माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया हो, तो माइक्रोवेव जल के ऊपर कार्य करता है। किसी भी तत्व के ऊपर जो जल तत्व होता है उसको गर्म कर देता है, उसके कारण वो भोजन गर्म हो जाता है। तो वो वेव्स जाकर जल को टकराती हैं। तो हर चीज जो हम जीवन में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आसपास जल है, मॉइस्चर है, जल वाष्प है। तो बहुत सारी जगह पर हम जल की बात करते ही करते हैं। अब वही जल जो हमारे पीने योग्य था वो दूषित हो गया, अब हम पिएंगे तो हमें तरह तरह की बीमारी हो जाएगी, टाइफाइड, डायरिया, ये सारी बीमारियां दूषित गंदा जल पीने से होती है। जल अच्छा अगर शरीर में नहीं जाएगा, हमारी जो उपापचय प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होंगी, हमारी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा को भी प्रभावित कर देगा। तो जल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी। इसलिए वर्ष 1974 में भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले प्रदूषण के लिए जल प्रदूषण अधिनियम लाया गया था। जल प्रदूषण नियंत्रण, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अधिनियम 1974 में आया। तो जल के ऊपर सबसे पहले कानूनी तौर पे कार्रवाई की गई। 1981 में जाकर वायु प्रदूषण के लिए अधिनियम आया था, लेकिन जल के लिए सबसे पहले यही आया। पानी की बोतलें आपको आज पैकेट रूप में जो मिलती हैं वो सबसे पहले बिकना चालू हो गई थी, क्योंकि नदियों के पानी की बात करें, अलग अलग जो जलाशय हैं, तालाब हैं, उनका पानी तो दूषित हो चुका है, उनको वो पीने योग्य ही नहीं बचा। उसमें कई तरह की अशुद्धताएं मिलती जा रही हैं, इम्प्योरिटीज मिलती जा रही हैं, जो हमारे पीने योग्य नहीं हो जाता। तो वही क्या है, जल प्रदूषण है। अब जल प्रदूषण भी दो तरीके से होता है। कैसे कैसे होता है? तो यहां पर हमने वायु के बारे में तो पढ़ा, हम बात किसकी कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं। तो जल प्रदूषण जो होता है इसके भी दो स्रोत होते हैं। मतलब जल प्रदूषण कहां से हो रहा है, तो इसके भी सोर्सेस की बात आपसे कोई पूछेगा तो जल प्रदूषण के दो स्रोत हैं। कौन कौन से दो स्रोत हैं? तो इनमें पहला जो स्रोत देखने मिलेगा वो बिंदु स्रोत देखने मिलेगा, और दूसरा होता है गैर बिंदु। अब इसका मतलब क्या होता है, कई लोगों को लगेगा कि सर ये क्या होता है, बिंदु या गैर बिंदु? तो इनको ही इंग्लिश में कहा जाता है पॉइंट सोर्स, और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स।
तो जो पॉइंट सोर्स है इसी को आप बिंदु स्रोत कहते हैं, और ये होता है गैर बिंदु। ठीक है, कैसे कार्य करता है तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट सोर्सेज की बात करें, किसी उद्योग है, उस उद्योग से गंदा जल किसी जलाशय में, किसी नदी में जाकर मिल रहा है, तो किसी ना किसी एक बिंदु से वो जल आ रहा है। अगर मान लिया जाए कोई जहाज है, उस जहाज से गंदा जल निकल रहा है और पानी में जाकर मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, बिंदु स्रोत हो गया। लेकिन कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि सड़कों से पानी निकल रहा है, खेतों से पानी निकल रहा है, जमा होते हुए अलग अलग जगहों से निकल कर आ जा रहा है, तो वो हो जाते हैं गैर बिंदु स्रोत। तो जल प्रदूषण के दो स्रोत हैं, वो है एक बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत। अब बिंदु स्रोतों को नियंत्रण करना आसान होता है, गैर बिंदु अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा उनको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो आज की डेट में सारी इंडस्ट्रीज को नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं 1974 के अधिनियम के। तो वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट की बात करें तो ये लागू होता है इन क्षेत्रों में ही। विशेष तौर पर यहाँ पर किसके लिए कार्य किया जाता है, तो इसके पीछे की जो पूरी अवधारणा रहती है वो ऐसे काम करती है ताकि यहाँ पे जल को सुरक्षित रखा जा सके इस एक्ट के माध्यम से। तो इंडस्ट्रीज के लिए पूरे नॉर्म्स है कि कहाँ पर वो मिलाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर हमें देखने मिलता है कि कई बार ऐसा होता हुआ दिख रहा है। अधिनियम को ताक पे रख के उद्योग काम करते हैं, इसी कारण आज भारत की कई नदियां दूषित हैं, उनके लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके बाद भी वो शुद्ध नहीं हो पा रही हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जल प्रदूषण के अंतर्गत कुछ विशेष शब्दावलियां आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले डीओ की बात होगी। डीओ क्या होता है, तो इस डीओ को कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन, हिंदी में इसी को कहते हैं घुली ऑक्सीजन। भाई इसका अर्थ क्या हो गया घुली ऑक्सीजन का, किसी भी जल के अंतर्गत कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है, किसी भी जल स्रोत में ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाने वाला क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कहलाता है, डीओ कहलाता है। यानी अगर कोई जल में ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन उसमें अत्यधिक है, तो इसका सीधा सा अर्थ है वो शुद्ध जल है, उसकी पवित्रता, शुद्धता अधिक है। तो शुद्धता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो डीओ पर। अगर किसी भी जल का अगर डीओ की मात्रा अधिक आ रही है, डीओ की मात्रा अधिक आ रही है, डिसॉल्व ऑक्सीजन उसमें अधिक है, तो वो शुद्ध जल है। अगर डीओ की मात्रा कम आ रही है तो इसका मतलब वो सीधे अशुद्ध जल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या लिखें, तो आप लिखेंगे प्रति इकाई आयतन जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा घुलनशील ऑक्सीजन या डिसॉल्व ऑक्सीजन कहलाती है। और वही बात है, अगर किसी का डीओ अधिक है तो वो शुद्ध है, डीओ कम आ रहा है तो वो आपका डीओ अधिक है तो शुद्ध है और डीओ कम आ रहा है तो अशुद्ध है। तो डीओ अधिक होने पर शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध जल हम सीधे तौर पर उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसके आधार पर नाप लेते हैं। तो जल प्रदूषण को नापने के लिए हमारे पास डिसॉल्व ऑक्सीजन एक तरीका है। जहां पर भी डिसॉल्व ऑक्सीजन, किसी जल का सैंपल लिया, उसमें प्रति इकाई आयतन में कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो पता कर लिया, तो वो हमको बता देगा कि शुद्ध जल है या अशुद्ध जल है। लेकिन कई बार और भी अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, यूपीएससी वहां से भी प्रश्न बनाता है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात करें तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है ये देखने मिलता है कि जब भी जल का तापमान जो होता है
वो अधिक होता है तो क्या होने लगता है, जो DO की मात्रा होती है कम हो जाती है। अब देखो होता क्या है, जब आपका सीधे तौर पर जल के ऊपर तापमान वृद्धि होगी तो तापमान की वृद्धि से क्या होगा, वाष्पीकरण भी होगा, वाष्पीकरण भी होगा। और वाष्पीकरण के अंतर्गत आपको मैंने ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ाई हुई है। ग्रीन हाउस गैस में आप CO2 का नाम लिखते हैं, आप मीथेन का नाम लिख देते हैं, N2O का नाम लिख देते हैं, इसके अलावा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का नाम लिखते हैं, नाइट्रस ट्राइफ्लोराइड का नाम लिखते हैं, CFC का लिखते हैं, PFCs का लिखते हैं, HFCs का लिखते हैं, लेकिन इसमें एक और नाम आता है जल वाष्प। तो जो जल वाष्प होता है इसमें भी एक शक्ति होती है कि ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ा सकता है। अब ये उत्पन्न कहाँ से होता है, तो ये उत्पन्न जो होता है वाष्पीकरण से ही होता है। तो देखा जाता है कि जब वृद्धि हो जाती है तापमान की तो बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो चली जाती है वायुमंडल में, तो उस समय जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है DO की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा डिसॉल्व ऑक्सीजन हमने जैसे एल्गल ब्लूम की घटना देखी थी, शैवाल प्रस्फुटन की घटना देखी थी, उस समय भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और घुट घुट के जीव मर जाते हैं। तो उस समय भी जल जो होता है वो अशुद्ध अवस्था पे चला जाता है। तो ये तो DO की बात हो गई। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको BOD कहा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैव रसायन ऑक्सीजन मांग, इसको आप कह देंगे BOD। अब ये क्या दर्शाता है, ये एक अलग तरीका है जिससे आप जल की शुद्धता को नापते हैं। होता क्या है कि मान लिया जाए कोई जल है, अब इस जल सैंपल में कोई अशुद्धता है, ये अशुद्ध जल था। अब अशुद्ध जल में कई तरह की अशुद्धियां मिलाई गई हैं। मान लिया जाए इसमें जानवरों का मल है। अब जानवर का मल है तो ये क्या अनंत काल तक इस जल में बना रहेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, आपने ही बताया है कि अपघटनकर्ता होते हैं, कई जीवाणु होते हैं, कई कवक होते हैं, ये मिलकर क्या करते हैं, इस तरह के जैविक पदार्थों को खत्म करने का काम करते हैं। तो इस जल में मान लिया जाए किसी जानवर का मल तैर रहा था, तो धीरे धीरे इस पर बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया करेंगे और प्रतिक्रिया करने के बाद इस मल का विघटन करना चालू करेंगे, इसको तोड़ना चालू करेंगे। तो यहां पर उनको क्या होगी, ऑक्सीजन की मांग होगी, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि ऑक्सीजन का प्रयोग करके वो अपने लिए ऊर्जा का निर्माण करते रहें। तो ऐसे जीवाणु कवक जो है ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो अगर इस जल में अशुद्धता है तो क्या होगा, इसकी ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन चाहिए तो ज्यादा जल्दी तेज करने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो होता क्या है, BOD नापने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें एक चैम्बर लिया जाता है, उस चैम्बर को ऑक्सीजन टैंकर से कनेक्ट कर दिया जाता है। एक ऑक्सीजन का कंटेनर होता है, उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है, इसमें एक मीटर लगा होता है। अब 2-3 दिन के लिए इस सैंपल को रखा जाता है। फाइनली चेक किया जाता है कि भाई इस जल के द्वारा अपने आप को शुद्ध करने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की मांग होगी। तो ऑक्सीजन पे जो मीटर दिखाता है, मीटर ये बताएगा कि अगर इस जल ने ज्यादा ऑक्सीजन लिया है तो ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए होगा, क्योंकि इसमें अशुद्धियां होंगी, उनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की मांग होगी जीवाणु और कवक के द्वारा। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि भाई जितनी अशुद्धियां थी उनको तोड़ने के लिए लगने वाली ऑक्सीजन। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और DO दोनों अलग अलग होता है। अगर किसी जल का डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अधिक आ रही है तो शुद्ध, अगर किसी जल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक आ रही है तो यानी वो अशुद्ध है। जैसे मान लिया जाए कि आपको घर में कचरा ही नहीं होता है, तो घर में किसी के कचरा ही नहीं तो उसको झाड़ू की क्या आवश्यकता, तो उसका घर जो है वो ज्यादा साफ देखने मिलेगा। अब जिसके घर में ज्यादा झाड़ू है, मान लिया जाए उसको बहुत सारी झाड़ुओं की आवश्यकता लग रही है, तो मतलब उसके घर में ज्यादा कचरा है, उसको बाहर निकालने के लिए काम हो रहा है।
तो ऐसी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग वो चीज है जिसके तहत ऑक्सीजन की मांग होती है किसको तोड़ने के लिए, ऐसी चीजों को तोड़ने के लिए जो जल के अंतर्गत अशुद्धियां होती हैं। लेकिन यह भी पूरा सही तरीका नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हमने सीधे तौर पर देखा तो इसमें जैव निम्नीकारक पदार्थ ही विशेष तौर पर काम आते थे। अब ये जैव निम्नीकारक पदार्थ की बात क्यों की जा रही है? अब मान लिया जाए कि इस जल में एक प्लास्टिक की थैली पड़ी होती, आप 3 दिन 4 दिन क्या कई सालों बिता देते, उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, वो टूट ही नहीं रही है। यहां पे तो कोई मानव मल हो गया, कोई सब्जी के कचरे हो गए, कोई घर से निकला हुआ कचरा है, उसको तोड़ने के लिए लगने वाली ऑक्सीजन की मांग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड थी। लेकिन प्लास्टिक हो गया, कोई ऐसा तत्व जिसको आसानी से कवक और जीवाणु ना तोड़ पाए, तो उनके लिए क्या, तो केमिकल जो ऐसे पदार्थ हैं वो इस पर लागू नहीं होते थे। तो ये कुछ ही चीजें जैसे जिनको जैव निम्नीकारक कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैसे हमने देखा है ना, कागज के थैले होते हैं, कागज के थैले आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर आपका कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये धीरे धीरे जल में क्या होगा, टूटना चालू हो जाएगा। मतलब इनका भी एक समय काल है कि उतने समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, नहीं तो क्या होता रहेगा, जल में ही वृद्धि होती रहेगी। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो विधि है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी जल में कितनी अशुद्धियां हैं उनको टूटने के लिए कितनी ऑक्सीजन की मांग थी, उसको कह दिया जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखा जाए तो दो कॉन्सेप्ट यहां पर आपने सीखे। इसके अनुसार अगर किसी जल का डीओ अधिक है तो वो शुद्ध जल है, और अगर वो शुद्ध जल होगा तो उसकी बीओडी जो होगी वो सबसे कम होगी। ये भी तो बात है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको समझिए। इसका मतलब यह है कि अगर शुद्ध जल है तो वहां पर ऑक्सीजन अधिक है, लेकिन अगर शुद्ध जल है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब भाई वो तो जल ऑलरेडी शुद्ध है, तो शुद्ध होगा तो उसको ऑक्सीजन की मांग तो कम ही रहेगी। तो इसलिए ऑक्सीजन की मांग अगर किसी में कम है तो शुद्ध है, अगर उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा पहले से ज्यादा है तो वो शुद्ध है। तो हमेशा ये दोनों उल्टे आएंगे। डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो बीओडी कम होगा, बीओडी अगर ज्यादा हो गया, देखो बीओडी की भी मात्रा तो कहीं ज्यादा हो सकती है, तो बीओडी की मात्रा अगर किसी स्तर पर ज्यादा हो रही है मतलब इसको ऑक्सीजन की मांग ज्यादा है। अब ऑक्सीजन की मांग कब ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की मांग तो तभी ज्यादा होगी जब ऑक्सीजन की कमी होगी किसी जल में। तो ऑक्सीजन की कमी अगर हो गई तो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या हो गया, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया। तो इन्होंने सीवेज डिस्चार्ज की बात करी है। सीवेज का जो गंदा पानी होता है जो नदियों में जाता है, तो उस नदी के अंतर्गत जो शुद्ध जल हुआ करता है उसका भी डिसॉल्व ऑक्सीजन कम कर देता है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देता है। तो ये दोनों उल्टे चलेंगे, याद रखना। अगर डीओ ज्यादा तो बीओडी कम, और बीओडी ज्यादा तो डीओ कम, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह की चीजों को बता रहे हैं। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि कैसे काम कर रहे हैं। तो भाई ऐसे काम कर रहा है, किसी जल में ऑक्सीजन की मांग अधिक है तो वही अशुद्ध है, अगर ऑक्सीजन की मांग कम है तो शुद्ध है, और शुद्ध है तो ऑक्सीजन पहले से भरपूर होगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम आ रहा है तो भाई उसमें ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये सिर्फ किस पर लागू होता था, जैव निम्नीकारक पदार्थों पर। तो जैव निम्नीकारक पर ही अगर ये लागू हो रहा है तो बाकियों के लिए क्या किया जाए, बायोडिग्रेडेबल पर ही अगर ये लागू होता है तो भाई हर चीज तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव निम्नीकारक नहीं है। तो अजैव निम्नीकारक के लिए हमारे पास क्या विधि है, तो अजैव निम्नीकारक के लिए भी हमारे पास विधि है जिसको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आप प्लास्टिक का अच्छे से उदाहरण लिख सकते हैं। ये कहां हो रहा है, डिग्रेड कहां हो रहा है, अजैव निम्नीकारक पदार्थ है, भाई खत्म ही नहीं हो रहा है किसी भी तरह से। इस पर कितने बैक्टीरिया बिठा लो, कितने कवक बिठा लो, प्लास्टिक टूट ही नहीं रहा है, तभी तो दिक्कत है। हम इसलिए तो बढ़ावा दे रहे हैं, प्लास्टिक बैग को दूर करा जाए, कपड़ों के बैग का इस्तेमाल किया जाए, कागज के बैग का इस्तेमाल किया जाए, कितनी पहल चलती है, जूट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो सारे जैव निम्नीकारक पदार्थ हैं, अजैव निम्नीकारक नहीं है। तो भाई हमने ऑक्सीजन या जल की शुद्धता के लिए दो तरीके की चीजें देखी, एक डीओ देख लिया, एक बीओडी देख लिया। लेकिन बीओडी भी बताया आपने ही, सोचेंगे कि सर आपने ही बताया कि बीओडी तो अधूरा है, तो फिर क्या किया जाए, तो एक और तरीका है वो है सीओडी। तो कैश ऑन डिलीवरी की बात हम यहां कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, इसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब क्या किया जाता है, कई बार कई रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास कई ऐसी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं
जहां पे कचड़ों को समाप्त किया जाता है और केमिकल विधि से समाप्त किया जाता है। उनका धुआं भी निकलता है, काफी प्रदूषण भी उनसे होता है, लेकिन जो भाई ऐसे पदार्थ हैं जो अजैव निम्नीकारक हैं, उनको समाप्त कैसे किया जाए। तो ऐसे कई जगहों पर इस जो ये उद्योग बनाए जाते हैं, इनमें ऑक्सीजन की मांग रखी जाती है, तो वो केमिकल का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन के साथ उनका दहन किया जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा कि दहन के लिए तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही, तो वहां पर केमिकल के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग करके उनको जलाया जाता है और उन कचड़ों को समाप्त किया जाता है। वहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है सीओडी का, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि इसमें चाहे जैव निम्नीकारक पदार्थ हो, चाहे आपका अजैव निम्नीकारक पदार्थ हो, इन दोनों को विघटन करने के लिए, किसी जल में भी विघटन करना हो तो क्या कर रहे हो आप, रसायन डाल रहे हो, और उस रसायन के द्वारा जो ऑक्सीजन की मांग आ रही है, उस मांग को जो अब आप पूर्ति करते हो, तो उसी को कह देते हैं सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर किसी जल की केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक है तो यानी वो जल अशुद्ध है, किसी की केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है तो वो बता देगा शुद्ध जल है। तो इस तरह की विधि से भी आप क्या करते हो, जल की शुद्धता को नापते हो। तो यहां पर मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट सिखाए। इनमें सबसे पहले डिसॉल्व ऑक्सीजन, फिर आपका बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड, और आपका तीसरा है सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कई स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में सीधे तौर पर इनके फुल फॉर्म आ जाते हैं। स्टेट पीसीएस में सीधे इनके फुल फॉर्म पूछ लेता है कि डीओ का मतलब क्या है, घुलनशील ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो इनके नाम अच्छे से पढ़कर ही चले जाना अगर स्टेट पीसीएस के एग्जाम आप देते हो। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मांग है ये, ठीक है। यहां पे कई किताबों में दिया हुआ है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो नहीं, इसका पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, गलत मत करना। कई स्टेट के एग्जाम्स में मैंने देखा है कि वो सीधे लिख देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और उसको बीओडी मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहां पर भी तो आपको पूरा का पूरा एक चैम्बर इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद जल की शुद्धिकरण की बात होती है। तो इस तरीके का 1974 का जो एक्ट है हमारे संविधान में, तो प्रावधान नहीं था, तो हम 1974 में एक एक्ट लेकर आए, अधिनियम लेकर आए, और इस अधिनियम में हम जल प्रदूषण एवं निवारण करते हैं, और इसके तहत ये सारी चीजें नापी जाती हैं, डीओ, बीओडी, सीओडी, और इसके आधार पर हम जल की शुद्धता को समझते हैं। तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझने आए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये भी याद रख लो, इसको कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। किसी जल में अगर ई कोलाई बैक्टीरिया मिल रहा है, ई कोलाई मिल रहा है, तो इसका मतलब वो जल शुद्ध है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, कहीं पर लाइकेन उग रही है, तो लाइकेन जो होता है वो एक संकेतक होता है, और वो संकेतक किसका होता है, वायु प्रदूषण का। कि अगर वायु प्रदूषण किसी जगह पर कम है तो लाइकेन उगेगी, अगर वायु प्रदूषण में सल्फर की मात्रा अधिक हो गई तो क्या होगा, लाइकेन वहां समाप्त हो जाएगी। वैसे ई कोलाई बैक्टीरिया किसी जल में मिल रहा है तो वो जल शुद्ध है, अगर ई कोलाई बैक्टीरिया धीरे धीरे समाप्त हो रहा है तो यानी वो जल अशुद्ध है। और ये किसको दर्शाता है, तो ये सीधे तौर पर एक संकेतक है जल प्रदूषक का। तो ये भी एक संकेतक है, एक इंडिकेटर है, जो किसको दर्शाता है, वाटर पॉल्यूशन को। तो ये मैंने आपको आज थोड़ी कॉन्सेप्ट जो है सिखाए हैं, किसके बारे में, तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में। आशा करता हूं आपको समझने आए होंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट 2025 में प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए बैच है जिसका नाम है P2I, फाउंडेशन P2I बैच है। क्लासेस चालू हो जाएंगी 14 दिसंबर से। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं ओरिएंटेशन क्लासेस के साथ। सिलेबस की बात, आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस इसमें शुरू होने वाली हैं। बहुत ही शानदार तरीके का बैच है जिसमें जो भी स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर में है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो एकदम फाउंडेशन से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो अभी समय है। क्योंकि भाई आप अगर अभी शुरुआत करिए तो 2024 का तो प्रीलिम्स आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपने इतना पढ़ा नहीं है। तो 2025 ही आपका टारगेट है। या जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में, क्योंकि अभी उनका अटेम्प्ट नहीं है, उनका अटेम्प्ट आएगा 2025 में, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरी सलाह है
आप P2I बैच में एनरोल कर लीजिए। इसकी फीस मात्र 24,999 है, जिसमें कई स्टूडेंट्स को डाउट है कि इसमें क्या मिलेगा। तो भाई इसमें लाइव जो सेशंस हैं वो डेली मिलेंगे, लाइव सेशंस डेली होंगे जो जीएस के होते हैं। इसके अलावा आपको सीसेट की क्लासेस भी डेली मिलेंगी और करंट अफेयर्स प्रोग्राम कैप भी डेली मिलेगा, लेकिन ये दोनों रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। लाइव क्लासेस में जैसे हिस्ट्री की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास, जितने आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं वो लाइव मिलते हैं। उसके अलावा टेस्ट मिलते हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं, मंथली टेस्ट मिलते हैं, क्वार्टरली टेस्ट मिलते हैं। इसमें ही एसआईपी प्रोग्राम भी मिलेगा, इसी में सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम भी मिलेगा, इसमें मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा, यानी दिल्ली आकर रहने का भी मौका P2I ही देगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी प्रोग्राम भी इसमें ही मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स आपको इसी प्राइस पर अवेलेबल हैं। 14 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि भाई क्या करना है, तो 2025 के लिए बैच है। 2024 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए एसआईपी बैच है, वो एसआईपी में एनरोल कर लें। जो स्टूडेंट इसमें फाउंडेशन में आएंगे उनको एसआईपी अलग से मिलेगा, उनको एसआईपी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको लगता है अभी हमें फाउंडेशन नहीं, हमने पढ़ा हुआ है, हमें सिर्फ जो है रिवीजन की जरूरत है, तो एसआईपी प्रोग्राम एक रिवीजन प्रोग्राम है 2024 प्रीलिम्स के लिए, सिर्फ 2024 के लिए है। और इसमें भी लाइव क्लासेस का आपको सेशंस मिलेंगे। लाइव सेशंस के साथ साथ इसमें टेस्ट की बड़ी भूमिका है। जिस दिन जो पढ़ाया जाएगा उसी का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, उसकी रैंकिंग आएगी, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको पढ़ना इसको डेली बेसिस पे होगा। तो ये थोड़ा सा मेहनत ज्यादा मांगते हुए, वैसे तो P2I में भी मेहनत है, बट ये अभी कुछ समय के लिए है, क्योंकि 2024 का प्रीलिम्स आपके एकदम सामने है। तो आपको रिग्रेस पढ़ाई करनी होगी इस बैच के साथ जुड़कर। इसकी फीस 7499 है, अगर आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइव तब। तो ऐप पे या वेबसाइट पर जाकर इसको एनरोल कर सकते हैं। बाकी लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, तो यहाँ से आप आसानी से पीडीएफ निकाल सकते हैं। बाकी और कोई तरह की प्रॉब्लम्स है तो ये मेरी मेल आईडी है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सेशन समझने आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।